अस्सलाम वालेकुम। इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज से मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है ओरल टेनेंसी एग्रीमेंट के। ओरल टेनेंसी एग्रीमेंट क्या होता है, ओरल टेनेंसी एग्रीमेंट की क्या वर्थ होती है, इसके बारे में आज हम देख रहे हैं कि ओरल टेनेंसी एग्रीमेंट। देखिए, किराएदारी जो टेनेंसी होती है वो अमूमी तौर पर ये होती है कि रिटर्न होती है, और है भी ये बेहतरी भी यही है कि ये रिटर्न होनी चाहिए, तहरीरी होनी चाहिए, ताकि बाद में कोई कॉन्सिक्वेंस ना हो, उसमें टर्म एंड कंडीशन हो, उसमें जो भी एक डेट है एक्सपायरी की और इसके अलावा किराएदारी स्टार्ट होने की, उसमें एक डेट हो, उसमें टर्म एंड कंडीशन हो, किराया हो, एडवांस हो, हर चीज़ एक रिटर्न हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये ज़रूरी भी है कि तहरीरी होनी चाहिए, ताकि बाद में अगर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं तो एक तो ये प्रूफ किया जा सके कि रिलेशनशिप को, कि इन दो पार्टियों के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, लैंडलॉर्ड का और टेनेंसी का रिलेशनशिप है। अदरवाइज दूसरा पर्सन कोई क्लेम भी इसके कंट्रा कर सकता है। तो इसलिए पहली बात तो ये कि तहरीर होना, रिटर्न होना, ये बहुत ज़रूरी है, दोनों पार्टियों के लिए एक ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि टर्म एंड कंडीशन बहुत सी चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं। क्योंकि इससे जितने भी मसाइल बाद में कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, अगर रिटर्न है तो फिर उससे बचा जा सकता है, दोनों पार्टी बची जा सकती है। लेकिन अगर हम बात करें ओरल की बात करते हैं, तो ओरल भी लॉ में ओरल भी एक्सेप्टेड है। जरूरी नहीं है कि हमारा रिटर्न होना चाहिए। कानून की नजर में अगर देखते हैं तो ओरल को भी एक्सेप्ट किया जाता है, ओरल को भी एक्सेप्टेड है इन द आइज ऑफ लॉ। लेकिन अगर रिटर्न है तो उसकी वर्थ कुछ ज्यादा होती है। रिटर्न है तो उसकी एक जो वर्थ है, उसकी जो अहमियत है वो ज्यादा होती है। अब अगर देखें, अगर हम देखते हैं कि रिटर्न नहीं है तो एक ये कंसिक्वेंट बाद में पैदा हो सकता है, रिलेशनशिप का मसला हो सकता है। टेनेंट ये कहता है कि मैं लैंडलॉर्ड हूं, या फिर ये भी देखा जा सकता है कि अगर वो इलीगल तो वहां नहीं बैठा, अगर वो वाकई ये कहता है कि मैं लैंडलॉर्ड नहीं हूं तो फिर वो इलीगल इक्विपमेंट भी तो हो सकता है। तो एक तरह से अगर एक टेनेंसी एग्रीमेंट तो किराएदार के लिए से जरूरी है, क्योंकि वो एक लीगल इक्विपमेंट कहलाएगा टेनेंसी, और इस पर इलीगल डिस्पोजिशन में भी जा सकता है, रेंट कंट्रोल के भी पास जाता है, बहुत से उसके पास रेमेडी। और इसी तरह के लैंडलॉर्ड के लिए बेनिफिट है, वो ये प्रूफ कर सकता है ये जो बैठा है ये टेनेंट है, और बीइंग ए टेनेंट उसके साथ ट्रीट किया जाए, और वो उस हिसाब से जो है वो उसे क्लेम भी कर सकता है। डिफॉल्ट हो गया तो वो जगह जो भी खाली करा सकता है। अब अगर हम देखते हैं जो ऑक्युपायर है, अगर लीगली तरीके से ऑक्युपायर होगा तो उसके अपने राइट्स हैं, क्योंकि वो टेनेंट है, टेनेंट्स के अपने राइट्स हैं। लैंडलॉर्ड है तो उसके अपने टेनेंट राइट्स हैं। तो इस तरीके से हर एक के जो एक राइट्स जो होंगे वो डिस्क्राइब किए जा सकते हैं। अब unless the contesting tenant like the petitioner can take up with the declaration to the contrary from the court of competent jurisdiction। अब अगर देखें रिटर्न नहीं है तो हम ये देखते हैं कि जो टेनेंट है वो अपने आप को, अगर वो कहता है कि नहीं, लैंडलॉर्ड कहता है कि नहीं जी ये तो इलीगल ऑक्युपेंट बैठा हुआ है, लेकिन जो मौजूद है वहां पे वो ये कहता है नहीं मैं तो टेनेंट हूं। तो अब इस चीज को डिसाइड करने के लिए क्या किया जाए, ऑफ कोर्स वही डॉक्यूमेंट होते हैं, वह डॉक्यूमेंट है नहीं, तो उसके लिए फिर वो टेनेंट या तो फिर ये कंपीटेंट ज्यूरिडिक्शन की जो सिविल कोड है उससे डिक्लेयर कराए कि आई एम द टेनेंट, मैं टेनेंट हूं, मैं इलीगल ऑक्युपेंट नहीं है। तो ये एक मसला पैदा हो जाएगा, उसको फिर अपने उस स्टेटस को डिक्लेयर कराना पड़ेगा। उसके लिए रूलिंग में 2023 CLC पेज है 86, और इसके बाद PLD है 2009, सुप्रीम कोर्ट पेज है 45, और इसके अलावा 2021 का CLC है पेज 623 है, 623 है। तो इनके में ये कहा गया है कि अगर वो लैंडलॉर्ड कहता है ये इलीगल ऑक्युपायर है तो फिर टेनेंट इस चीज को डिक्लेयर करा सकता है कोर्ट ऑफ लॉ से कि मैं इलीगल नहीं, मैं लीगल ऑक्युपेंट हूं, मैं एज ए टेनेंट इस प्रॉपर्टी में मौजूद हूं। ये तो हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाजत कर, फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।